हेलो एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के आंसर्स की रिलीज हो चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने अपना रिजल्ट तो एस्टिमेट कर ही लिया होगा। इफ यू आर स्कोरिंग 200 to 230, it means you have qualified for NET and GRF. A very congratulations to all the aspirants who have made it done this time. But जिन लोगों की ऐसा एस्टिमेशन है कि उनके मार्क्स 200 के अराउंड नहीं आ रहे हैं, तो आपको सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। यूजीसी नेट जून 2023 इज देयर टू फुलफिल योर ड्रीम्स। यूजीसी नेट जून 2023 के एग्जाम अभी से 2-3 महीने ही बचे हैं आपको अपनी सपने को पूरे करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लान एंड स्ट्रेटेजी फॉर यूजीसी नेट जून 2023। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए टू क्वालिफाई योर नेट प्लस जीआरएफ इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। जून एग्जाम की नोटिफिकेशन जो है वो बहुत पहले ही आउट हो गई थी। स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए एनटीए ने पहले ही बता दिया था कि जून का जो एग्जाम है वो 38 से 22 जून के बीच में होगा। इससे आप ये एस्टिमेट लगा सकते हो कि इस बार ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। अगर हम प्रीवियस सेशन को देखें तो ये दिसंबर वाला एग्जाम था जो हमारा मार्च में हुआ है, एग्जाम खत्म होने के 1 वीक के अंदर में ही आंसर की जो है वो डिक्लेयर हो गया। यानी कि एनटीए फुल स्पीड में काम कर रही है और वो अपने जून दिसंबर के ट्रैक पर वापस आना चाहती है। इसलिए ये जो जून का एग्जाम है वो जून में ही होगा। एग्जाम पोस्टपोनमेंट के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर हम अभी से देखें तो वी हैव अप्रैल फुल मंथ, मई का फुल मंथ है और जून का हाफ मंथ है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 75 से 80 डेज हैं हमारे पास अपने प्रिपरेशंस के लिए, विच इज मोर देन एनफ। जून 2023 के एग्जाम के लिए हमें अभी से प्रिपेयर करना है सो दैट जो गलतियां हमने लास्ट एग्जाम में की है या फिर इस बार अगर हम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करें जिसके लिए हमें वापस से एग्जाम में सिट करना पड़े। ये फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट देना है और इस एग्जाम में तो डेफिनेटली हमें क्लियर होकर आगे बढ़ना है। सिलेबस पैटर्न की बात करें तो वेरी सिंपल, इसमें 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट इज द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एंड सेकंड वन इज आर द मेन पेपर दैट इज द लॉ पेपर। हर यूनिट में हर सिलेबस इसमें 10 यूनिट्स होते हैं और हर यूनिट से अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमारा 40 है, यानी कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो आपके क्लियर होने ही चाहिए, करेक्ट होने ही चाहिए और मैक्सिमम 100। लेकिन सिर्फ 20 मार्क्स आने से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। हमारा इस एग्जाम में ना 2 बेसिक प्लस पॉइंट्स हैं। सबसे पहला ये कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग और सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। हमें इसमें टॉप नहीं करना है, एआईआर रैंकिंग नहीं लानी है, हमें सिर्फ इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ और बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम इन 10 यूनिट्स में अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टॉप 8 यूनिट्स को चूज कर लेंगे जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है जो कि स्कोरिंग है, और 2 यूनिट्स ऐसे हैं जो हमें थोड़ा सा टफ लगता है या फिर जिसकी प्रिपरेशन हमसे नहीं हो पा रही है, तो उन 2 यूनिट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इस 8 यूनिट्स के स्ट्रेंथ पर भी हम इस एग्जाम को 100% क्वालिफाई कर पाएंगे। यूनिट 1 की बात करें तो देयर आर मैथ्स, डीआई, ये सब बहुत स्कोरिंग होते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन जो है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये भी बहुत स्कोरिंग होता है। तो इस तरह से जो स्कोरिंग पार्ट है हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके उन पे अपनी स्ट्रेंथ कमाएंगे, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ किसी एक पेपर पर फोकस करेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए बेटर है कि हम दोनों ही पेपर पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, अपने सिलेक्टिव जो टॉपिक्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, उसको स्ट्रॉन्ग करें, तो इस एग्जाम को क्लियर करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 ही है और मैक्सिमम तो 200 है। लेकिन ऑफ कोर्स 40 मार्क्स से हम इस एग्जाम को तो क्वालिफाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें टोटल में 60 to 70% की जो मार्किंग है वो चाहिए। तो 70% की मार्किंग में भी अगर हम इसमें भी 8 यूनिट्स को चूज कर लेते हैं, बेस्ट ऑफ 8, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप बेस्ट 8 को चूज कर लो और 2 यूनिट्स जो आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं आप उन्हें छोड़ दो। बट ध्यान रहे जो कि मेजर हमारे एक्ट है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, ये सब हमारे मेजर लॉज है, इन्हें स्किप नहीं करना है। इसके अलावा जो माइनर लॉज है आप उन्हें स्किप कर सकते हो, जैसे आईपीआर है, आईसीटी है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है,
इनमें से अगर कुछ पार्ट्स को आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो आप इन्हें स्किप कर सकते हो, बट जो मेजर लॉज है उन्हें हमें डेफिनेटली स्किप नहीं करना है। सो 8 बेस्ट सब्जेक्ट्स को आपको चूज कर लेना है और उन पर 100% फोकस करना है। क्वेश्चन टाइप की बात करें तो जैसे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पैटर्न को पढ़ते आए हैं, तो क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा अभी चेंज हो गया है। अभी एनटीए क्या है, अपने स्टैंडर्ड को रेज कर रहा है, इसलिए वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन पर आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्रोनोलॉजी पर बेस्ड आते हैं। तो अगर हमने फैक्ट्स को सिर्फ पढ़ लिया है दैट इज नॉट सफिशिएंट, हमें उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर हम चीजों को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आएगा तो हम उसको बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे, उन लॉज का एप्लीकेशन कर पाएंगे। जैसे हमने क्रिमिनल लॉ पढ़ा है तो उसे अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म में अगर पूछा जाएगा तो अगर हमें लॉ पता है तो उसे डेफिनेटली अपने माइंड को, लीगल लॉजिक को अप्लाई करके उनका आंसर जरूर निकाल पाएंगे। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए हैं। अब केस लॉज को याद करना सफिशिएंट नहीं है, केस लॉज के साथ साथ बस थोड़ा सा एफर्ट और डाल लेते हैं, इसके साथ में हम ईयर्स को भी याद कर लेते हैं। अगर हम ईयर्स को याद कर लेते हैं, आप 5 to 6 क्वेश्चंस जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल बेस्ड आते हैं, यानी सिंपल अगर आप ईयर भी याद कर ले तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। और इसमें सारे ऑप्शंस में से अगर आपको एक या दो के भी ईयर पता है तो भी आप अपने माइंड को अप्लाई करके करेक्ट आंसर तक तो पहुंच ही सकोगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, फिर हिंदू लॉ है, जो पर्सनल लॉज है वो है, फिर क्रिमिनल लॉज है, इन सब के जितने भी केस लॉज हम पढ़ रहे हैं उन्हें हम ईयर के साथ याद करें तो हमारे 10 to 20 मार्क्स तो वैसे ही सिक्योर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अगर टॉपिक वाइज डिवाइड करें ना तो ये बहुत टफ एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन मोर देन एफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है हमें इस एग्जाम को क्लियर कराने के लिए। सो ये हमारा क्वेश्चन पैटर्न है। क्वेश्चन पैटर्न को अगर हम समझ जाएंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर हमें आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोनस टिप्स क्या है इस वीडियो की फॉर जून एग्जाम, फॉर जून 2023 एग्जाम इज टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। 10 यूनिट्स में से अपनी स्ट्रेंथ बेस्ट ऑफ 8 को निकालो। आप डेफिनेटली आपको 8 यूनिट्स 100% मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथन करें। अब किन वीकनेस को स्ट्रेंथन करना है? जो भी स्कोरिंग पार्ट है हमारे सिलेबस में, जो भी स्कोरिंग पार्ट है उनमें अगर हमारी वीकनेस है तो हमें उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जो पार्ट स्कोरिंग है अगर हम उसे छोड़ देंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है थियोरेटिकल पार्ट्स को पढ़ना। इसलिए जो स्कोरिंग पार्ट है उन्हें हमें स्ट्रेंथन करना है। रिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर प्रिपरेशंस। अगर हम सिर्फ नई नई चीजें पढ़ते जाएंगे और पुरानी चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तो ये हमारा एक नेगेटिव अप्रोच होता है पढ़ाई का। इसलिए हमेशा जो भी हम नया पढ़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो प्रीवियस चीजें हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं उन्हें बस एक बार गो थ्रू करना, रिवाइज करना जरूरी है। डेली आप थोड़ा टाइम निकालो। आप नई चीजें तो डेफिनेटली पढ़ रहे हो, लेकिन जो पुरानी चीजें जो आप पढ़ चुके हो उसे एक बार गो थ्रू करना, एक बार रिवाइज, एक बार जस्ट एक नजर डाल लो उन सब चीजों पर। दैट इज सफिशिएंट, दिस इज ओनली रिविजन। फिर की पॉइंट है हमारे एग्जाम का वो है प्रैक्टिस, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा देखा कि ये जो क्वेश्चन पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन पैटर्न के साथ फेमिलियर हो जाए। तो हम फेमिलियर कैसे होंगे? हम फेमिलियर होंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम में सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, आता हुआ चीज भी हम एग्जाम में आंसर नहीं कर पाते। जैसे अगर हमने क्वेश्चन को गलत समझ लिया, क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया, ऑप्शंस को ठीक से नहीं देखा, क्वेश्चन को समझने में किसी तरह की मिस्टेक होगी, तो ये सब चीजें हम कैसे इन चीजों को ठीक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने की एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी, क्वेश्चन को समझने की एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी और क्वेश्चन को आंसर करने की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ, रिविजन के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पर ही ध्यान देना है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट या फिर अगर हम क्विज देख रहे हैं, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जिस यूनिट को आपने प्रिपरेशन, जिस यूनिट की स्टार्ट की है, उस यूनिट के सारे क्वेश्चन आपके 100% सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे। इसी से हमें पता चल जाएगा कि उस यूनिट की प्रिपरेशन हमारी कैसी है। सपोज हमने जूरिस्प्रूडेंस से स्टार्ट किया, ओके, फिर आप डेली एक मॉक टेस्ट तो एक क्विज पेपर तो जरूर सॉल्व करो। ये आपको नेट पे, गूगल पे हर जगह मिल जाएगा। क्विज और मॉक टेस्ट के लिए आपको इधर उधर ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे चैनल पर भी एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें आपको क्विज सेशन जो है उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप जैसे आपने जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट करा,
तो हम क्या करेंगे, डेली जो मॉक टेस्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपके 100% सही होने चाहिए। बाकी यूनिट्स तो आप गेस करोगे, अपनी लीगल थिंकिंग को अप्लाई करोगे, और जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है पहले का, तो उसके बेसिस पर आप आंसर कर पाओगे। तो उसमें से कुछ चीजें सही होगी, कुछ गलत होगी, लेकिन जो यूनिट आपने पढ़ रखा है, मेक श्योर कि उस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके 100% सही हो, तभी हमारे प्रिपरेशन जो है वो 100% सही मानी जाएगी, और इसी 100% प्रिपरेशन को हम अपने एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। So these were the basic tips for June 2023 एग्जाम। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है और अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथ करना है with the help of Law Gurukul. The channel is here to provide every material, every video to make your concept clear, to help you clear your NET exam. So please subscribe the channel, stay tuned, press the bell icon for all notifications. Thank you.